हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट शुभेंद्र चौहान। आप लोगों का स्वागत करता हूं इस सेशन के अंदर जहां पर हम लोग द हिंदू की कुछ ऐसी खबरें और एडिटोरियल के ऊपर चर्चा करेंगे जिन्हें पढ़कर निश्चित ही आप लोगों की प्रिपरेशन के अंदर आप लोगों को बेटर एज मिलेगी। बट उन सबके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। क्लास की अपडेट PDF आपको हमें मिल जाती है। इतना ही नहीं दोस्तों, रोज सुबह 9 बजे ये क्लास मेरे द्वारा ली जाती है पाथफाइंडर चैनल के ऊपर, तो आप लोग इसके ऊपर मेरे साथ में जुड़ सकते हो। इसके अलावा 5 सितंबर यानी कि टीचर्स डे के दिन अनअकैडमी के द्वारा कुछ बहुत ही बेहतर लॉन्च किया जा रहा है, तो आप लोग इसका पार्ट हो सकते हो। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप लोगों को अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप लोग कोड यूज कर सकते हो SRC10। आज खबरें ज्यादा नहीं है, आज एडिटोरियल और टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर आज हम लोग इन सारे टॉपिक्स के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एडिटोरियल के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले देखो, यूपीएससी के अंदर वुमन वाला पार्ट जो है वो हमेशा से यूपीएससी का फेवरेट रहा है। कभी नेशनल कमीशन ऑफ वुमन के ऊपर सवाल पूछा जाता है, तो कभी महिलाओं के रोल के ऊपर सवाल पूछा जाता है इतिहास के अंदर, तो कभी महिलाओं के रोल के ऊपर सवाल पूछा जाता है एनजीओ के अंदर। वहीं कई बार महिलाओं का रोल क्या है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर, इसके ऊपर सवाल आया भी है। और रिसेंटली क्या हुआ है कि यहाँ पर एक एडिटोरियल आया है कि रिसर्च और डेवलपमेंट के अंदर महिलाओं का रोल किस तरीके से हम लोगों को दिखाई दे रहा है और किस लेवल पे अभी महिलाएं हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसके ऊपर चर्चा करते हैं, क्योंकि सिलेबस के अंदर और प्रीवियस ईयर के अंदर भी इसके ऊपर क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है। देखो, जब मैं जेंडर इशू की बात करता हूं भारत के अंदर, तो एग्जाम्पल के रूप में कहानी एक सुन लो। 1933 के अंदर जब भारत के अंदर बहुत बड़े रिसर्चर सीवी रमन हुआ करते थे, तो उनके पास में रिसर्च करने आई थी कमला सोहोनी। कमला सोहोनी ने मांग की थी कि यार मैं भी आपके साथ में रिसर्च करना चाहती हूँ, आपके अंडर में रिसर्च करना चाहती हूँ। जिसके बाद सर सीवी रमन ने कमला सोहोनी को मना कर दिया, ये कहते हुए कि क्योंकि आप महिला हो तो आप हमारे साथ में रिसर्च नहीं कर सकती। जिसके बाद कमला सोहोनी ने उस समय पर सत्याग्रह किया, और जब सत्याग्रह किया डायरेक्टर ऑफिस के सामने, तो डायरेक्टर ने कमला सोहोनी को अलाउ किया सर सीवी रमन के अंडर में रिसर्च करने से, पर कुछ कंडीशन के साथ में कि कमला सोहोनी के द्वारा उस रिसर्च के अंदर जब बहुत ही अच्छे से पार्टिसिपेट किया जाएगा, जब डायरेक्टर को ऐसा लगता है कि उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है, तभी उनके रिसर्च को रिकॉग्नाइज किया जाएगा। फर्स्ट थिंग। सेकंड कंडीशन कि वो तभी तक रिसर्च कर पाएंगी जब तक कि उनकी वजह से दूसरे जो मेल रिसर्च हैं वो डिस्ट्रैक्ट ना हो। ये दो चीज उस समय पे कही गई थी। इसके अलावा 2018 के अंदर अल्सेंडो करके पीसा यूनिवर्सिटी से एक थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट है जो कहते हैं कि फिजिक्स जो है वो इन्वेंट की गई है और बिल्ट की गई है मैन के द्वारा। मतलब फीमेल का कोई रोल है ही नहीं, ऐसा उस समय पे 2018 के अंदर कहा गया। ठीक उसके अगले दिन डोना स्ट्रिकलैंड नोबेल प्राइज जीतती हैं फिजिक्स के अंदर। मैरी क्यूरी उसके पहले ही फिजिक्स के अंदर नोबेल प्राइज जीत चुकी थी। तो महिलाओं का जो इतिहास के अंदर आप देखोगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट का मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर, तो आप पाओगे कि महिलाओं को इतना पार्टिसिपेशन करने का मौका मिलता नहीं था। अभी जब भारत आजाद हुआ तो उसके बाद में कई सारे इनिशिएटिव चलाए गए, महिलाओं को इंसेंटिव दिए गए ताकि महिलाएं जो है वो रिसर्च और डेवलपमेंट के अंदर भाग लें। जेंडर एडवांसमेंट फॉर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन करके ये प्रोग्राम चलाया गया है। साथ में नॉलेज इन्वॉल्वमेंट इन रिसर्च एडवांसमेंट थ्रू नर्चरिंग करके भी प्रोग्राम चलाया गया ताकि महिलाओं का रोल जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बढ़े। वहीं दूसरी तरफ कई बार क्या होता है, महिलाओं को रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाने से रोका जाता है फैमिली के द्वारा, तो वहां पर भी सरकार के द्वारा जो है वो मदद की जा रही है। बट उसके बावजूद भी स्टेम के अंदर रिसर्च और डेवलपमेंट में महिलाओं का जो रिप्रेजेंटेशन है वो कम है। स्टेम का मतलब क्या होता है? स्टेम का मतलब होता है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, ये वाले पार्ट के अंदर। वहीं दूसरी तरफ आप देखोगे तो महिलाओं का पार्टिसिपेशन यहां पर कम है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, पर यहां पर ग्रेजुएट के अंदर महिलाएं काम कर रही है। मतलब महिलाएं जो है वो ग्रेजुएशन कर रही है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स के अंदर। लगभग 43% टोटल महिलाओं का 43% तक महिलाएं जो है वो इस सेक्टर के अंदर ग्रेजुएशन कर रही हैं, पर पीएचडी वगैरह रिसर्च और डेवलपमेंट के अंदर ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर रही हैं। जिसके बाद में जब मैं यूनेस्को की बात करता हूं तो यूनेस्को की एक रिपोर्ट आती है जिसके अंदर जितने भी देश होते हैं उनके ऊपर ये देखा जाता है कि कितनी महिलाएं रिसर्चर वहां पर हैं
और भारत के अंदर केवल 14% महिलाएं जो है वो रिसर्च के अंदर आ रही हैं, जो पूरे जितने भी देश थे जिनके ऊपर ये रिपोर्ट आई थी उसमें लोवेस्ट था। और ये केवल भारत में नहीं है, कई सारे डेवलप देशों में भी यही हाल है। नीदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, इन सब के अंदर 16%, 26%, 27%, 39% तक ही हम लोगों को देखने को मिलता है फीमेल का पार्टिसिपेशन। वहीं अफ्रीकन देशों के अंदर फीमेल का पार्टिसिपेशन ज्यादा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर। साउथ अफ्रीका, इजिप्ट के अंदर 45% तक महिलाएं जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर काम करती है। क्यूबा के अंदर 49%, तुनिशिया के अंदर 55%, अर्जेंटीना के अंदर 53%, न्यूजीलैंड के अंदर 52% तक महिलाएं जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर काम करती है। वहीं इंडिया के अंदर केवल 14%, जिसके कारण से जब महिलाएं रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर कम काम कर रही है, सोचना मेरे साथ में, मतलब महिलाएं पीएचडी कम है। जब महिलाएं पीएचडी कम है तो वही महिला जो है, वही जो पीएचडी वो प्रोफेसर बनता है, तो कॉलेज के अंदर प्रोफेसर की मात्रा भी हम लोगों को कम दिखाई देगी, तो फैकल्टी पोजीशन के ऊपर महिलाएं जो है वो कम दिखती है। इंडियन एकेडमिक ऑफ साइंस के अंदर केवल 7% महिलाएं जो है वो फैकल्टी के रूप में है। महिलाएं जब रिसर्च और डेवलपमेंट में कम है, फैकल्टी के रूप में कम है, प्रोफेसर के रूप में कम है, आपको क्या लगता है यूजीसी के अंदर कौन जाके बैठेगा? एजुकेशन के अंदर डिसीजन कौन लेगा? यही प्रोफेसरों का जब प्रमोशन होता है तो इन्हीं को यूज किया जाता है किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी के एक डिसीजन मेकिंग बॉडी के अंदर, यूजीसी की डिसीजन मेकिंग बॉडी के अंदर, सेंट्रल गवर्नमेंट की डिसीजन मेकिंग बॉडी के अंदर, इवन आपके कॉलेज के अंदर जो डिसीजन लेता है वो कौन है? प्रोफेसर। जब वो प्रोफेसर है तो प्रोफेसर के अंदर महिला कम है तो महिलाओं का डिसीजन मेकिंग पावर भी कम होगा, जिसके कारण से सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर केवल 11%, स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर केवल 10%, 8% महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन है एजुकेशन के अंदर डिसीजन मेकिंग में। यूजीसी के अंदर केवल 13%, क्योंकि ओवरऑल रिसर्च एंड डेवलपमेंट में महिलाओं का रोल कम है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, महिलाओं का जो प्रोफेसर के अंदर पार्टिसिपेशन है वो भी कम है, जिसकी वजह से ओवरऑल डिसीजन मेकिंग पावर भी कम है। वहीं दूसरी तरफ महिलाएं जो है वो ग्रेजुएट ज्यादा हो रही है, मतलब ग्रेजुएशन तक पहुंच रही है पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट तक नहीं पहुंच रही है, लोअर लेवल पे रह जा रही है। सिमिलरली कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सोचो, जब मैं जॉब के अंदर बात करता हूं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बात करता हूं, तो महिलाएं सीनियर मैनेजमेंट पोस्ट पे लगभग 39% है, पूरे विश्व के एवरेज से ज्यादा। सिमिलरली भारत के अंदर जो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स के अंदर महिला जो ग्रेजुएट है वो 43% है, पूरे विश्व के एवरेज से ज्यादा है। पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर महिलाओं का रोल कम है, टॉप पोजीशन के अंदर महिलाओं का रोल कम है। वैसे ही यहां पर सीईओ पोजीशन के अंदर केवल 15% महिलाएं मिलती हैं। नॉट जस्ट दिस, बोर्ड मेंबर मैनेजमेंट के अंदर महिलाएं 15%, 16%, 19% दिखाई देती हैं। मतलब ओवरऑल रूप से महिलाओं का पार्टिसिपेशन लोअर पार्ट के अंदर रहता है, ऊपर पार्ट तक आता नहीं, चाहे वो एजुकेशन की बात कर लो, चाहे वो जॉब की बात कर लो। जबकि कॉर्पोरेट सेक्टर एक ऐसा सेक्टर होता है जो डेवलप किसकी वजह से करता है, एक व्यक्ति की कैपेबिलिटी, मेरिट के अनुसार, बट उसके बावजूद भी महिलाओं का वो डेवलपमेंट इस सेक्टर के अंदर नहीं हो पा रहा। तो महिलाओं का पार्टिसिपेशन हम लोगों को बढ़ाना है, केवल लोअर लेवल पे नहीं बल्कि ऊपर वाले लेवल के अंदर भी। तो वो चीज इस एडिटोरियल के अंदर यहाँ पर एनालाइज की गई है। इसके अलावा देयर इज अ स्लो इंप्रूवमेंट। स्लो इंप्रूवमेंट मतलब क्या, कि रिसेंटली मतलब खबर थोड़ी सी इंपॉर्टेंट थी, इस कारण से मैंने ये एडिटोरियल कवर किया। एनएसओ के द्वारा एक प्रोजेक्शन निकाला गया है कि इस क्वार्टर के अंदर, अप्रैल से जून के अंदर, क्वार्टर क्या होता है, एक पूरा साल होता है, ठीक है, साल का एक चौथाई भाग जो है वो क्वार्टर होता है। इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, थांबा, ठीक है, पढ़ाने बैठे वैसे ही तो पूरा लिख दूंगा, ठीक है। ये जीडीपी के डाटा चेंज हो जाते हैं, साल पूरा होगा तब तक नया जीडीपी का डाटा आ जाएगा, तो इसको नोट करने की जरूरत नहीं, केवल एक ट्रेंड समझो कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा रिसेंटली क्या किया गया था, एक प्रोजेक्शन निकाला गया जिसके अंदर ये बताया गया कि अप्रैल से जून के महीने के बीच में जो क्वार्टर था, इसके अंदर भारत की जो जीडीपी की ग्रोथ है वो 13.5%। वहीं आरबीआई ने जो एस्टीमेट लगाया था उससे ये कम है, 16.2% आरबीआई ने एस्टीमेट लगाया था इस क्वार्टर के अंदर इंडिया की जीडीपी की ग्रोथ का। जब भारत की जीडीपी ग्रो कर रही है और वहीं पूरे विश्व की जीडीपी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, पूरे विश्व के अंदर रिसेशन आ रहा है, ये दिखाता है कि भारत के अंदर जो रेजिलियंस है वो डेवलप हो रहा है। पर अभी भी भारत की इकोनॉमी के अंदर कुछ समस्याएं हैं और कुछ प्रॉफिट वाली बात है।
पहले तो बात करते हैं कि यार ये जीडीपी का डाटा बेटर होने से क्या हुआ। तो जीडीपी के अंदर सबसे ज्यादा ग्रोथ कहीं पे हुई है, तो वो प्राइवेट कंजप्शन के ऊपर हुई है। मतलब लोगों का प्राइवेट कंजप्शन वापस से बढ़ने लग रहा है, जो पहले कम था वो अब बढ़ने लग रहा है। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ अगर आप प्रॉब्लम की बात देखोगे तो अभी रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, पूरे विश्व के अंदर रिसेशन है। भारत का रुपया जो है वो डॉलर के मुकाबले कमजोर है। रुपया जब डॉलर के मुकाबले कमजोर है तो भारत का एक्सपोर्ट बनना चाहिए, पर पूरे विश्व के अंदर क्या है, रिसेशन है, तो भारत का एक्सपोर्ट उस लेवल पे नहीं जा पाएगा जिस लेवल पे हम लोग चाह रहे हैं। ठीक है, पहली चीज तो ये प्रॉब्लम है। दूसरी चीज क्या प्रॉब्लम है, एग्रीकल्चरल गुड की। भारत के अंदर गर्मी के अंदर एक्सट्रीम गर्मी देखने को मिली, हीट वेव आखिरी समय पे मार्च के महीने में देखने को मिली, गेहूं जो है वो खराब हो गया। नॉर्थ इंडिया के अंदर याद करो फ्लड आए थे बारिश के समय, जब चावल की खेती होती है, तो कई सारी जगहों पे ड्रॉट थे। ऐसी कंडीशन में क्या हुआ कि चावल की खेती भी खराब हो गई, जिसके कारण से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के ऊपर नुकसान जो है वो देखने को मिल रहा है। तो एक ये भी बड़ा इशू है। ठीक है, ऐसे समय पे जब पूरे विश्व के अंदर हंगर की सिचुएशन है, 93 मिलियन अकॉर्डिंग टू द फूड एफएओ के द्वारा ये बताया गया है कि विश्व के अंदर 93 मिलियन लोग कहीं ना कहीं भूखमरी से जूझ रहे हैं। ठीक है, ऐसी कंडीशन के अंदर इंडिया के पास में भी जो फूड का स्टॉक है वो कम होता जा रहा है पूरे विश्व के मुकाबले। वहीं इंडिया के अंदर अगर आप देखोगे तो इंडिया की जो ट्रेजेक्ट्री है वो थोड़ी सी स्लो ग्रो कर रही है। मतलब कि भारत की अर्थव्यवस्था उस लेवल से ग्रो नहीं कर रही है जितना हम लोग इमेजिन कर रहे थे। आरबीआई कह रहा था 16.2%, पर आया कितना है, 13.5%, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के अंदर थोड़ी बहुत कमियां हैं, एक्सपोर्ट के अंदर थोड़ी कमियां हैं, साथ में एग्रीकल्चरल गुड के अंदर थोड़ी कमियां हैं। ठीक है, ऐसा इस एडिटोरियल के अंदर एनालाइज किया गया। इसके अलावा फिर बात करते हैं टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट के ऊपर, इसके अंदर क्या खास है। ये एक इंपॉर्टेंट है क्योंकि GS1 के अंदर डायरेक्टली कहा है मिनरल्स के डिस्ट्रीब्यूशन और उनके यूज के ऊपर सवाल है ना। GS3 के अंदर इंडस्ट्रीज वगैरह जो है वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, इवन 2020 या 19 का एक क्वेश्चन भी आया हुआ है इसी चीज के ऊपर कि भारत के अंदर रिसोर्स बहुत ज्यादा है, पर उसके बावजूद भी माइनिंग का जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, ऐसा क्यों, इसके ऊपर सवाल भी आया हुआ। तो ये टॉपिक जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि हर साल क्या होता है, किसी न किसी इंडस्ट्री के ऊपर सवाल पूछ लेता है। कभी पूछ लेगा माइनिंग के ऊपर, तो कभी पूछ लेगा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के ऊपर। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा फेवरेट रही है यूपीएससी की, क्योंकि वो इंडिया के अंदर एक बड़ी ग्रोथ करा सकती है, क्योंकि ये एक ऐसा सेक्टर है जो प्राइमरी सेक्टर यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर को जोड़ता है सेकेंडरी सेक्टर से, मैन्युफैक्चरिंग से, साथ में उसी के अंदर सर्विसेज दी जाती हैं। मतलब प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी तीनों सेक्टर का एक बहुत बेहतरीन अमलगेशन। इस कारण से फूड प्रोसेसिंग के ऊपर काफी बार सवाल यूपीएससी द्वारा पूछे गए। वहीं माइनिंग जो है वो भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ठीक है, तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने रिलैक्स किया है बैन आयरन ओर के माइनिंग के ऊपर कर्नाटक के अंदर। क्या है भैया कर्नाटक का ये मामला, तो कर्नाटक के अंदर आपने सुना होगा ज्योग्राफी के अंदर के धारवाड़ टाइप ऑफ रॉक देखने को मिलती है, जिसके कारण से यहाँ पर आपको बेलारी दिख रहा है क्या, बेलारी, चित्रदुर्ग, तुमकुर है ना, चिकमंगलूर करके भी जगह दिख रही होगी, शिमोगा, शिमोगा, चिकमंगलूर, ये वो क्षेत्र हैं जहां पर काफी ज्यादा आयरन जो है वो पाया जाता है। इवन कोयले के भी स्रोत आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इधर आपको कोलार गोल्डफील्ड भी दिख रही होगी, ये कोलार है। ठीक है, कोलार के अलावा यहाँ पे हम्फी भी मिलता है। ठीक है, तो आयरन, कोयला कोयला इतना प्रेजेंट नहीं है, पर आयरन यहाँ पर काफी ज्यादा प्रेजेंट है चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर वगैरह के अंदर। ठीक है, बेलारी वाले रीजन के अंदर ये वाला जो बेल्ट है, ये वाला, ये काफी ज्यादा फेमस है आयरन ओर के लिए। अब जब यहाँ पर आयरन ओर ज्यादा है तो यहाँ पर होता क्या था कि 2008 से 11 के बीच की बात है, काफी ज्यादा करप्शन होता था। यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज हैं, यहाँ पर जो आयरन की माइंस हैं, उसके अंदर ना इलीगल रूप से माइनिंग की जाती थी। मतलब जो गवर्नमेंट द्वारा रेगुलेटेड नहीं हो, एक इंडिविजुअल व्यक्ति गवर्नमेंट से छिपके कर रहा हो, इवन गवर्नमेंट को पता होता था कि कर रहा है, पर गवर्नमेंट को पैसा खिला दिया जाता था। रेड्डी ब्रदर्स काफी ज्यादा करते थे ये काम। ठीक है, रेड्डी ब्रदर्स काफी फेमस हुए थे इस चीज के लिए। फिर उसके बाद में क्या हुआ था, 2008 से 11 के बीच में एक रिपोर्ट आई थी लोकायुक्त के द्वारा, जिसके अंदर लोकायुक्त ने बताया था कि 500 से ज्यादा ऑफिशियल यहाँ पर करप्शन के अंदर जुड़े हुए और 3 मुख्यमंत्रियों के ऊपर नाम लगे थे।
जिसके बाद में इसे माइनिंग स्कैंडल कहा गया। अब ये जो इलीगल माइनिंग होती थी, इस इलीगल माइनिंग की वजह से होता क्या था, इस इलीगल माइनिंग की वजह से पहला तो ये होता था कि गवर्नमेंट के पास में पैसा नहीं जाता था इसका, क्योंकि माइनिंग के ऊपर एक टैक्स लगता है, वो टैक्स जो है वो गवर्नमेंट के पास में नहीं जाता था, जिसके कारण से गवर्नमेंट को नुकसान होता था, ओवरऑल पब्लिक फंड के अंदर हम लोगों को नुकसान होता था। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग कि जब इलीगल माइनिंग हो रही है तो याद करो कि यार वो मतलब इलीगल रूप से आपने मूवी वगैरह में देखा होगा ना, पुष्पा को देख लो, ठीक है, मतलब माइनिंग तो नहीं, वो पेड़ काटता था, पर वो जो चंदन की लकड़ी चोरी करता था उसकी वजह से क्या होता था कि मतलब धीरे धीरे करके माफिया राज जो है वो बढ़ने लग जाता है। देखा है कि नहीं देखा, माफिया राज बढ़ जाता है। वहीं पुष्पा मूवी के अंदर आप एक और चीज याद करो कि यार जो वर्किंग कंडीशन होती थी लेबर की, वो कितनी खराब हो जाती थी। मतलब तीसरा यहाँ पर क्या होता है कि लेबर कंडीशन जो है वो खराब होने लगती है जब इलीगल माइनिंग जो है वो देखने को मिलती है। वहीं तीसरी तरफ क्या होता है कि इन्वायरमेंट के इश्यूज देखने को मिलते हैं, क्योंकि कोई इन्वायरमेंट का नहीं सोचता ना, इलीगल रूप से गवर्नमेंट तो कुछ रेगुलेट कर नहीं रही है, तो इन्वायरमेंट के इश्यूज देखने को मिलते हैं। साथ में ह्यूमन और एनिमल हेल्थ दोनों के ऊपर असर पड़ता है। ऐसी कंडीशन के अंदर क्या हुआ था कि फिर सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2011 के अंदर यहां पर बैन लगा दिया गया था, रोक लगा दी गई थी आयरन की माइनिंग के ऊपर। 2012 के अंदर फिर क्या किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि आयरन के एक्सपोर्ट के ऊपर ही बैन लगा दिया था कि आप आयरन का एक्सपोर्ट ही नहीं कर सकते। पूरे कर्नाटक से आयरन ओर का एक्सपोर्ट जो है वो उसके ऊपर रोक लगा दी गई थी उस समय पे सुप्रीम कोर्ट द्वारा। और सुप्रीम कोर्ट ने जब ये चीज की थी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यार ये जो इलीगल माइनिंग है हम लोगों को उसको रोकना है, उसको कम करना है ना। उसके बाद में फिर क्या हुआ था कि इसी इलीगल माइनिंग के साथ में क्या इतने समय तक इलीगल माइनिंग चल रही थी, जिसके कारण से इन्वायरमेंट के अंदर ऑलरेडी इशू देखने को मिल रहे थे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया था, इंडियन काउंसिल फॉर फॉरेस्ट्री एंड रिसर्च एजुकेशन करके एक संस्था बनाई थी, जिसका काम था कि इलीगल माइनिंग की वजह से जो इन्वायरमेंटल डैमेज हुए उसको रिक्लेम करना, उससे रिहेबिलिटेट करना, वापस से ठीक करना। जिसके बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट ने 2012 के अंदर वापस से ये चीज कर दी थी कि जो कैटेगरी ए की माइंस है उन्हें वापस से खोल दिया था, लगभग 18 माइंस को खोला था। 2017 के अंदर आते आते ये कहा था कि 35 MMT तक का आयरन जो है वो एक्सपोर्ट किया जा सकता है, पर वो फिजिकली नहीं किया जाएगा, वो ई ऑक्शन के जरिए किया जाएगा। तो अभी तक क्या होता था कि ई ऑक्शन के जरिए 35 MMT तक का आयरन जो है वो कर्नाटका से एक्सपोर्ट होता था, और वो बेलारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर है ना, इनके अलग अलग तुमकुर अलग अलग जगह का अलग अलग मैक्सिमम सीलिंग होता था कि इतना आयरन ओर जो है वो निकलेगा और इतना आयरन ओर जो है वो एक्सपोर्ट होगा। अब क्या हुआ कि रिसेंटली जितनी भी ये आयरन ओर को निकालने वाली कंपनियां हैं, रेगुलेटेड कंपनियां हैं, उन कंपनियों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पिटीशन फाइल किया गया, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर उन्होंने जाके कहा कि डियर सुप्रीम कोर्ट, आपकी बात सही है, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना जरूरी है, पर ई ऑक्शन करने की वजह से जो हम लोग आयरन निकालते हैं वो ई ऑक्शन वाला आयरन हमसे कोई खरीदता नहीं, क्योंकि आयरन का सबसे ज्यादा प्रयोग होता है आयरन और स्टील इंडस्ट्री के अंदर। आयरन और स्टील इंडस्ट्री उसको प्रॉपर रूप से ठीक करती है, प्योर करती है, आयरन बनाती है, स्टील बनाती है उस आयरन ओर का। तो हम लोगों से आयरन खरीदते नहीं है, क्यों? क्योंकि आयरन ओर जो है वो जनरली ऑफलाइन साधारण रूप से कैश फॉर्मेट में किया जाता है कई सारी कंपनियों के द्वारा। जब वो होलसेल मार्केट है तो कैश फॉर्मेट में किया जाता है, तो ई ऑक्शन के अंदर हम लोग को इतना कोई बेनिफिट मिलता नहीं। इसी चीज को सपोर्ट किया गया था यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा भी, और इवन यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट थी उसने भी इसको सपोर्ट किया। कर्नाटका की स्टेट गवर्नमेंट पहले तो ये कह रही थी कि आप तो बैन लगाओ, रोक लगाओ, उसके बाद में कर्नाटका की गवर्नमेंट ने खुद ने कहा कि नहीं यार रोक मत लगाओ, है ना, उल्टा अलाव करो अब आयरन ओर को एक्सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि आयरन ओर की कमी जो है वो भारत के अंदर देखने को मिल रही है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली अपने ऑर्डर के अंदर ये कहा कि 20 मई से बेलारी 20 मई कह रहा हूं, अगस्त 2022 के अंदर ये कहा कि बेलारी, तुमकुरू और चित्रदुर्ग यहां पर जो मैक्सिमम सीलिंग है आयरन ओर को निकालने की वो 28 MMT से बढ़ा के 35 MMT की जा रही है बेलारी के अंदर, 7 MMT से बढ़ा के 15 MMT की जा रही है। पहले 28 और 7 टोटल 35 MMT निकलता था, अब 35 और 15 टोटल 60 MMT तक अलाउ कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से अलाउ नहीं किया, कहा है कि एक्सपोर्ट करो, ई ऑक्शन के अलावा भी एक्सपोर्ट जो है वो कर सकते। इवन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हम लोगों को इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी करना है इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट के साथ में, ठीक है।
जिसके बाद में इलीगल माइनिंग जो है उसको रेगुलेट करते हुए ये कहा गया है कि अब हम लोग आयरन ओर को निकालेंगे भी सही, उसको एक्सपोर्ट भी करेंगे, क्योंकि भारत के अंदर जो है वो आयरन ओर की शॉर्टेज अभी तक देखने को मिल रही थी, जिसके कारण से हम लोगों को इम्पोर्ट भी करना पड़ रहा था कई बार। इसके अलावा बात करते हैं सिंगल यूज प्लास्टिक के ऊपर। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक झलक के आ रहा है। यूपीएससी के सिलेबस के अंदर डायरेक्टली पॉल्यूशन करके एक शब्द लिखा गया है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये प्लास्टिक जो है वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि पॉल्यूशन करता है। ठीक है, तो इसके ऊपर भी मतलब एक हैंडी नोट तैयार कर लो कि सिंगल यूज प्लास्टिक जो है वो काफी समय से खबरों के अंदर। अब आपको याद होगा कि सिंगल यूज प्लास्टिक के ऊपर भारत सरकार द्वारा बैन लगाया गया था, और बैन लगाने के बाद में मतलब 1 जुलाई से रिसेंटली भारत सरकार के द्वारा ये चीज की जा रही है कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स लेके आए जाएंगे वापस से। ठीक है, अब ये रूल्स क्या है अभी तक, क्योंकि 2021 के अंदर भी रूल आया हुआ है ना, 12 अगस्त को निकाला था, तो थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि भारत के अंदर ये रूल किस तरीके से चलते हैं। ठीक है, सिंगल यूज प्लास्टिक के ऊपर। ठीक है, बाद में भी कोई बड़े चेंजेस नहीं होंगे, वही साधारण चेंज जो है वो रहेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं सिंगल यूज प्लास्टिक की वजह से इशू क्या होता है, मतलब सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने की जरूरत क्या है, क्योंकि भारत एकमात्र ऐसा देश नहीं जिसने सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन किया है। चाइना के अंदर ही बैन हुआ, न्यूजीलैंड के अंदर ही बैन हुआ, बांग्लादेश वो पहला देश था जिसने सिंगल यूज प्लास्टिक के ऊपर बैन लगाया था। अब सिंगल यूज प्लास्टिक की वजह से नुकसान ये है कि सिंगल यूज प्लास्टिक एक ही बार यूज हो सकता है। आपने कभी पॉलीथीन देखी होगी, ठीक है, जिसका हम लोग घरों के अंदर प्रयोग करते हैं दूध सब्जी वगैरह लाने के अंदर, वो एक बार यूज होती है फिर फेंक देते हैं। तो प्लास्टिक का प्रयोग है, प्लास्टिक पहले इन्वायरमेंट को डिग्रेड करता है, उसको आप एक बार यूज करके ही फेंक रहे हो, आप कोई रिसाइकल वगैरह कुछ भी नहीं कर रहे हो, आप उसका प्रयोग ही नहीं कर रहे हो, आप फेंक ही दे रहे हो। जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जिसकी वजह से ना इन्वायरमेंट के अंदर प्लास्टिक बढ़ रहा है, जिसकी वजह से प्लास्टिक के जितने भी नुकसान है वो बढ़ रहे हैं। तो क्यों ना हम लोग प्लास्टिक का प्रयोग तो करें, पर ऐसी चीज के अंदर करें जो लॉन्ग टर्म है, जो लंबी चले, सिंगल यूज के अंदर नहीं। ठीक है, क्योंकि प्लास्टिक जो है वो आसानी से बायोडिग्रेड नहीं होता, बायोडिग्रेड होता ही नहीं है कहा जाए तो एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरा क्या है कि इसकी वजह से मतलब अगर प्लास्टिक जो है वो इन्वायरमेंट के अंदर ज्यादा होता है तो कई बार उससे जानवर खा लेते हैं, जानवर खाते हैं तो उनके शरीर के अंदर माइक्रो प्लास्टिक हो जाता है, माइक्रो प्लास्टिक उनके शरीर के अंदर होता है तो उसी जानवर को कई बार मार के इंसान खाता है, और इंसान खाता है तो माइक्रो प्लास्टिक जो है वो इंसान की फूड चेन के अंदर आता है। इंसान और एनिमल दोनों की हेल्थ के ऊपर असर डालता है। यही प्लास्टिक जो है वो समुद्र के अंदर आपको देखने को मिलेगा, समुद्र के अंदर देखने को मिलेगा तो एक्वाटिक इकोसिस्टम के ऊपर भी असर डालता है, जिसके कारण से ये प्लास्टिक जो है वो काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है भारत के अंदर, पूरे इकोसिस्टम, भारत क्या पूरी दुनिया के इकोसिस्टम के ऊपर। जिसके बाद में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के रूल जो है वो निकाले गए थे। शुरुआत में इसके ऊपर बैन नहीं था प्लास्टिक के ऊपर भारत सरकार के द्वारा, शुरुआत के अंदर प्लास्टिक को रेगुलेट किया गया था कि अगर सिंगल यूज प्लास्टिक की पॉलीथीन है तो उसकी थिकनेस इतनी होगी, लगभग 75 mm के आसपास बताई गई थी कि इतनी ही होगी, उससे ज्यादा की नहीं करना। ठीक है, तो पहले रेगुलेट था, अब इसको बैन कर दिया गया। इसके अलावा सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने के साथ में इनोवेशन करने की बात की जाती है कि प्लास्टिक हटाएंगे तो कुछ नया सिस्टम भी तो होना चाहिए जो पैकेजिंग के अंदर काम आए, तो उस पैकेजिंग के ऊपर इनोवेशन के लिए लोगों को प्रमोट करो, ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट करो ताकि लोग जो है वो इस चीज को अडॉप्ट कर पाए। ठीक है, इसके अलावा इफेक्टिव सिंगल यूज प्लास्टिक के बैन को लगाने के लिए सेंटर और स्टेट के अंदर कंट्रोल रूम बनाए गए थे, जो रेगुलर रूप पे दुकानों पे जाकर चेक करते हैं, कह रहे प्लास्टिक तो यूज नहीं कर रहा। इसके अलावा स्पेशल इन्फोर्समेंट टीम बनाई गई है जो कि इलीगल सेल के ऊपर भी कंट्रोल करते हैं कि कोई इलीगली सेल तो नहीं कर रहा है प्लास्टिक का। वहीं तीसरी तरफ जो है वो स्टेट और यूनियन टेरिटरी की बॉर्डर के यहाँ पर चेक पॉइंट्स बनाए गए जो चेकिंग करते हैं कि प्लास्टिक तो एक्सपोर्ट नहीं हो रहा, तो वहां पर इस तरीके से प्लास्टिक को रोकने की कोशिश जो है भारत सरकार द्वारा की जा रही है। वहीं मैन्युफैक्चरर के ऊपर भी देयर इज अ एक्सटेंडेड
प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये क्या होता है? कभी आपने देखा होगा ना कॉलेज के अंदर क्या होता था? कॉलेज के अंदर जैसे एक बच्चा होता था जो पढ़ता लिखता नहीं था, मतलब अधिकतर बच्चे वही होते थे जो पढ़ते नहीं थे, असाइनमेंट वगैरह बनाते नहीं थे, और देयर इज अ बच्चा जो ओवर अचीवर था, जिसके पास में मतलब बहुत एक्स्ट्रा अचीवमेंट थी, 5-6 असाइनमेंट एक्स्ट्रा बना के रखता था। ठीक है, तो अपन क्या करते थे, उसके ऐसे गले में हाथ डाल देते थे, साल भर तो उसको गाली दे देते थे कि अरे यार साला अटेंडेंस लगवा देता है, टीचर की चापलूसी करता रहता है, ये करता रहता है, वो करता रहता है। उसके अंदर हम लोग साल भर उसकी बैंड बजाते रहते थे। पर जब असाइनमेंट का समय आता था, अरे बैठना भाई, क्या खाएगा? अच्छा ये खाएगा, ठीक है खा ले यार, थोड़ा सा नोट्स भी दे देना एग्जाम के। वो था ना, मतलब एक होता ओवर अचीवर, एक होता अंडर अचीवर। ओवर अचीवर क्या करता है, अपनी जो चीजें हैं वो अंडर अचीवर को देता है, और अंडर अचीवर क्या करता है, ओवर अचीवर को बदले में पैसा या फिर कुछ खिलाना पिलाना, है ना, माल पानी जो है वो कर देता है उसका। ठीक है, चाय पानी उसका हो जाता है। ऐसे ही एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसके अंदर क्या होता है कि जो प्रोड्यूसर होते हैं उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि आपके द्वारा प्लास्टिक प्रोड्यूस किया गया ना, तो आप जो है वो मार्केट के अंदर जो प्लास्टिक है, जो वेस्ट के फॉर्म में किसी ने फेंक दिया वगैरह, उसको उठवाओ और उसको रिसाइकल करवाओ, और उसके अनुसार इनको टारगेट दिए जाते हैं। अब कोई टारगेट एक्स्ट्रा पूरा कर लेता है, किसी को 2 टन तक का दिया था तो वो 5 टन तक का रिसाइकल कर जाता, तो कोई अंडर अचीव कर जाता है कि किसी को 2 टन का दिया था तो वो 1 ही टन कर पाता है, तो बचा हुआ 1 टन ये कहां से लाए? तो ये क्या करता है, इससे बोलता है कि भैया तेरे पास में एक सर्टिफिकेट है कि तूने एक्स्ट्रा अचीव किया, वो सर्टिफिकेट मेरे को दे दे, बदले में मैं तेरे को पैसे दे दूंगा। तो इस तरीके से मामला चलता है। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू की गई थी प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2022 के अंदर, जो कि 16 फरवरी के अंदर आए थे। इसके अलावा प्लास्टिक को रोकना तो है, सिंगल यूज प्लास्टिक को, पर कई सारे राज्य के बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने पहले भी सुना होगा कि सिंगल यूज प्लास्टिक के ऊपर बैन लगाया गया, और वहां पर दुकानदार छिप छिप के अभी भी प्लास्टिक देता। पहले छिप छिप के देता था, अब तो मतलब खुल के दे रहा है कि ये ले प्लास्टिक। ठीक है, तो होता क्या है कि इन 25 राज्यों के अंदर प्लास्टिक के बैन के ऊपर हमको ह्यूज फेल देखने को मिला, एक बड़ा फेल। क्यों? इसके पीछे एक बड़ा कारण है। बड़ा कारण क्या है कि अब कितना ही बैन लगा लो, सोसाइटी का आपके साथ में कोऑपरेट करना जरूरी है, स्टेक होल्डर का आपके साथ में कोऑपरेट करना जरूरी है। अगर स्टेक होल्डर यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो प्लास्टिक के बैन जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो सकते। साथ में अब बात करते हैं रिसर्च और डेवलपमेंट फ्रंट के ऊपर, और मतलब मेन इंपॉर्टेंट चीज है लोगों को अवेयर करना। तो अवेयरनेस के लिए फिर सरकार क्या कर रही है, तो अवेयरनेस के लिए टीवी कमर्शियल के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, न्यूज़पेपर के ऊपर, एडवर्टाइजमेंट के रूप में प्लास्टिक के बैन की बातें जो है वो लोगों को बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि प्लास्टिक का यूज कितना खतरनाक हो सकता है और कैसे प्लास्टिक के यूज को रोकें। साथ में दूसरी तरफ कंपनियों को, प्राइवेट कंपनियों को कहा जा रहा है कि आप रिसर्च और डेवलपमेंट करो। जब लोग प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करेंगे तो उनको किसी ना किसी चीज की आवश्यकता तो लगेगी। अब जब किसी ना किसी चीज की आवश्यकता उन लोगों को लगेगी तो उस दौरान में क्या होगा कि प्राइवेट कंपनी अपना प्रॉफिट देखेगी, और जब प्राइवेट कंपनी अपना प्रॉफिट देखेगी तो उसकी वजह से प्राइवेट कंपनी जो है वो नए रिसर्च और डेवलपमेंट प्लास्टिक के अंदर करने लगेगी, क्योंकि हर एक काम सरकार अकेले नहीं कर सकती, प्राइवेट कंपनियों को भी यहाँ पर आगे आना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं GS2 के अंदर क्या खास है। वोस्टोक 2022 मल्टीलेटरल एक्सरसाइज जो है वो की जा रही है रशिया के द्वारा, जिसके अंदर इंडिया भी पार्टिसिपेट कर रहा है, चाइना भी पार्टिसिपेट कर रहा है। तो मतलब भारत जो है वो ओवरऑल रूप से चाइना के साथ में क्या करने वाला है, मिलिट्री एक्सरसाइज करने वाला। भारत की 7x8 गोरखा राइफल जो है वो यहाँ पर जाने वाली है। ठीक है, वोस्टोक 2022 के अंदर, उसके अंदर चाइना की भी लिबरेशन आर्मी के लोग जो है वो आने वाले हैं। साथ में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के देश अल्जीरिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, चाइना, लाओस जैसे देश जो है वो इस एक्सरसाइज के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले हैं। अब इंडिया रशिया के साथ में एक्सरसाइज करेगा। किस देश के साथ में आप एक्सरसाइज करते हो? ये वो देश होते हैं जिन देशों के साथ में आपका कोऑपरेशन काफी ज्यादा अच्छा होता है। इंडिया क्वाड के साथ में भी एक्सरसाइज करता है। यूएस के साथ में रिसेंटली उत्तराखंड के अंदर एक्सरसाइज करने की बातें की जा रही थी, पीपल लिबरेशन जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसके जस्ट पास में। तो यूएस को जब दिखेगा कि यार इंडिया रशिया के साथ में भी एक्सरसाइज कर रहा है तो यूएस को दिक्कत होगी कि नहीं, तो यूएस ने फिर इंडिया को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा GS3 के ऊपर बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, मतलब अति इंपॉर्टेंट। इंडिया मेड HPV वैक्सीन दिस ईयर। ठीक है,
एचपीवी वैक्सीन, कभी आपने सुना होगा कि सर्वाइकल कैंसर होता है। सर्वाइकल कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा रिसेंटली सर्वे नेक करके एक वैक्सीन बनाया गया है जो सर्वाइकल कैंसर को ओवरकम करने के लिए है, और ये इंडिया का पहला इंडिजीनस वैक्सीन है सर्वाइकल कैंसर को लेके। अब ये जो सर्वाइकल कैंसर होता है वो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस यानी कि एचपीवी वायरस के जरिए होता है, ठीक है, जिसके 4 अलग अलग वेरिएंट के ऊपर ये सर्वावेक जो है वो काम करने वाला है। 200 से 400 रुपए का इसका एक शॉट आएगा जो कमर्शियली अवेलेबल होगा दिसंबर तक आते आते, जिसके बाद में भारत के इंडिजिनस वैक्सीन जो है वो लोगों को लगने की शुरुआत होगी। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर इस वैक्सीन को मंजूरी भी दे दी गई है। हालांकि इस वैक्सीन को बनाने के अंदर गवर्नमेंट का एक इंपॉर्टेंट रोल भी दिखा देता है। गवर्नमेंट के द्वारा अलग से डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी बनाया गया जिसका काम ही है बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना, वैक्सीन वगैरह को डेवलप करना। अभी तक भारत की स्ट्रेटेजी क्या रहती थी कि दूसरे वैक्सीन बना लेंगे, हम प्रयोग कर लेंगे, पर भारत की स्ट्रेटेजी के अंदर एक बड़ा शिफ्ट देखने को मिल रहा है कोविड-19 के बाद से, जहां पर भारत जो है वो अपना वैक्सीन जो है वो खुद बना रही है। 1.25 लाख महिलाएं साल भर के अंदर सर्वाइकल कैंसर झेलती हैं। 75,000 महिलाओं की डेथ हो जाती है, उनमें से डेथ रेशियो काफी ज्यादा है। 1.25 लाख के अंदर से 75%, तो उनको क्योर करने के अंदर ये वैक्सीन काम आएगा। कैंसर के इलाज को ये दवाई किफ़ायती बनाएगा। 200 से 400 रुपये का ही शॉट है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, लेक्चर बहुत अच्छा लग गया हो तो फिर SRC10 कमेंट भी कर ही देना। अगर आप लोगों को अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप लोग कोड यूज़ कर सकते हो SRC10, जिसके बाद में आप लोगों को मेरे द्वारा पर्सनली 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।